तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ बढ़ते हैं। डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। हमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, एसी और डीसी धारा में। तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। तो आइए, इस तरफ है डीसी और इस तरफ है एसी। यानी डीसी मतलब डिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। तो पहला देखिए, इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है, चाहे धारा का मान बदले या ना बदले, इसमें धारा की दिशा क्या होती है, स्थिर रहती है। और इसका देख लेते हैं, इसमें धारा की दिशा का मान बार बार बदलते रहता है, यानी ये रहा, ये हो गया डीसी, यानी इसकी धारा की दिशा एकदम स्थिर रहती है। और यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, इसमें धारा की दिशा देखिए अप डाउन ऐसे होता रहता है, ऐसे करके जाता है एसी में। तो ये आपको समझ में आ गया। आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे इस धारा का बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, कौन सा, डीसी। डायरेक्ट करंट को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बैटरी चार्ज हो जाता है कैसे, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी लगी होती है उसमें कौन सा धारा होता है, उसमें डीसी ही होता है, यानी उसको स्टोर किया जाता है, चार्ज किया जाता है। इस धारा को बैटरी में स्टोर नहीं किया जा सकता। तीसरा देखिए, इस धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में धारा की अधिक हानि होती है, ज़्यादा लॉस हो जाता है। यानी किसी बैटरी, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है और इस धारा को हम काफ़ी दूर तक भेजें, यानी 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ये धारा एकदम बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, यानी इससे धारा की हानि ज़्यादा होती है। परिपथ में ही सारा धारा चला जाएगा और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में कम हानि होती है लेकिन इसमें काफ़ी कम होती है। तो यही हो गया डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आसान है वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। तो यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं और इसका संकेत भी दिया गया है, आप अपने से इसे कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। मेन लाइन में अतिभारण तथा लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अतिभारण तथा लघु पतन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले अतिभारण, तो नाम से ही स्पष्ट है, अति मतलब ज़्यादा, भारण मतलब बोझ, ज़्यादा बोझ। जब किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के तार में बहुत सारे उपकरण जोड़ दिए जाएं तो वहाँ पे अतिभारण यानी ओवरलोडिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ देखिए, मेन लाइन में अतिभारण, तो क्या होता है अतिभारण। तो ये एक मेन लाइन है, यानी एक बिजली का खंभा है, तो आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। तो इस बिजली के खंभे में 3 विद्युत तार यहाँ पे जा रहे हैं, 1 2 3। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति, जो आसपास जितने भी घर होते हैं, अगर सभी व्यक्ति सबसे नीचे वाले तार को अपने घरों में ले जाते हैं, सभी व्यक्ति 100 परिवार का घरों से इसी तार से बिजली की खपत सप्लाई की जाए तो इस तार पे क्या हो जाएगा, तो इस तार पे हो जाएगा ओवरलोडिंग, यानी इसका हिंदी होता है अतिभारण। यानी आप बताइए कि अगर 100 परिवार, 100 लोग इसी तार से बिजली अपने घरों में खींच रहे हैं, तो हीटर चलाएंगे, बहुत सारे उपकरण चलाएंगे, तो इस तार पे क्या होगा, तो इस पे ओवरलोडिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इन दोनों पे नहीं होगा। तो यही होता है ओवरलोडिंग। किसी विद्युत परिपथ में बहुत सारे उपकरण जोड़ दिए जाएं तो वहाँ पे ओवरलोडिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लघु पतन क्या होता है। तो लघु का मतलब होता है छोटा, पतन का मतलब होता है नष्ट करना, यानी नष्ट हो जाना, और इसका इंग्लिश होता है शॉर्ट सर्किट। आप बताइए, विद्युत परिपथ में 2 तार होते हैं, एक होता है गर्म यानी विद्युन्मय तार और एक होता है उदासीन यानी ठंडा। ये दोनों तार आपस में अगर संपर्क में आ जाएं तो ये शॉर्ट कर जाएं, तीनों आपस में स्पर्श कर जाएं तो क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, आग लग सकता है। तो तीनों तार अगर प्लस और माइनस यानी गर्म और ठंडा आपस में स्पर्श कर जाएं
तो वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, यानी उसे कहा जाता है लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट। आपने देखा होगा कि बिजली के खंभों में या ट्रांसफार्मर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वही होता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। मेन लाइन में अतिभारण तथा लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आंसर लिखना प्रारंभ करना है। अतिभारण का यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे उत्पन्न होता है, और इसी में प्रश्न है लघु पतन वो कैसे उत्पन्न होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाईलाइट किया गया है। तो इस प्रकार दोनों का आंसर समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 22। धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संकर्पित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर इस प्रकार है। धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्र अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रदर्शित करते हैं। इन विद्युत संयंत्रों को भू संपर्क हो जाने से विद्युत धारा संयंत्रों का प्रयोग करने वाले के शरीर से होकर नहीं गुजरती। इनसे विद्युत झटके से बचाव होता है, अतः इन्हें भूकित करना आवश्यक है। ठीक है, तो यही आपको आंसर लिखना है। आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार है। बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका कारण क्या है। तो 22 और 23 सेम ही है इसका आंसर, तो फिर भी कुछ डिफरेंट यहाँ पे आंसर लिखा गया है, तो यही आपको लिखना है। किसी भी विद्युत उपकरण के लिए दो तार की आवश्यकता होती है। पहला होता है धारावाही, दूसरा होता है उदासीन तार। अधिक ऊष्मा या टूट फूट के कारण कभी कभी धारा मुक्त उपकरण को सीधा संपर्क स्पर्श कर लेते हैं। जो उपकरण होते हैं वो धारावाही तार के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे उपकरण को छू जाने से शॉर्ट लगता है। इससे बचने के लिए उपकरण में धात्विक भाग भू संपर्क कर दिया जाता है, जिससे विद्युत झटका न लगे तथा धारा धरती में चली जाए। तो यही इसका आंसर लिखना है। आइए इसके बाद 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में है घरों की वायरिंग में दो भिन्न एम्पियर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है अलग अलग। तो अलग अलग परिपथ यानी भिन्न भिन्न एम्पियर प्रयोग किया जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो घरों में देखिए बहुत सारे उपकरण जो होते हैं वो कम एम्पियर पे चलते हैं और बहुत सारे उपकरण होते हैं वो ज़्यादा एम्पियर पे चलते हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये थोड़ा कम वोल्टेज लेते हैं, लेकिन वही हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो ज़्यादा वोल्टेज लेते हैं, इसलिए अलग अलग एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से लेके लिखना है और यहाँ तक। इसके बाद अभी आगे भी लिखना है आपको, यानी ये सारे आपको लिखने हैं। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता। तो यहाँ देखिए इसके दो कारण हैं। पहला हो गया प्रत्येक उपकरण को अलग अलग धारा यानी एम्पियर की आवश्यकता होती है। किसी उपकरण को अधिक और किसी को कम। अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो सभी को एक ही धारा प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने से सभी उपकरण को अलग अलग धारा की प्राप्ति हो जाती है। और इसका दूसरा कारण क्या है, तो वो लिखने के बाद आपको यहाँ से लिखना है। ये देखिए, प्रत्येक परिपथ विद्युत उपकरण विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम जुड़े होते हैं। और ये लिखने के बाद यहाँ से यदि एक परिपथ का कोई स्विच बंद हो, अन्य उपकरण परिपथ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सबके लिए अलग अलग धारा की व्यवस्था होती है। इसके अलावा यह परिपथ से जुड़े सभी उपकरण समान वोल्टता का प्रदान करता है, जो श्रेणी क्रम में संभव नहीं है, इसी कारण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं। विद्युत परिपथों को अतिभारण, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उपाय बताने हैं हमें। तो आइए सबसे पहले हम अतिभारण यानी ओवरलोडिंग से बचने के उपाय लिखेंगे। निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। पहला, विद्युत प्रवाह के लिए उपयुक्त तार अच्छे प्रतिरोधक पदार्थ से ढका होना चाहिए। विद्युत परिपथ विभिन्न परिपथों में विभाजित होना चाहिए। उच्च शक्ति वाले उपकरण, हीटर, फ्रिज आदि का प्रयोग एक साथ नहीं करनी चाहिए। तो ये 3 हो जाते हैं। आइए इसके बाद लघु पतन से कैसे बचा जाए। तो यहाँ देखिए, विद्युत परिपथ में काम आने वाली सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युतरोधी पदार्थ परत लगाई जाती है। तो इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबर, प्लास्टिक परत चढ़ा दी जानी चाहिए ताकि वो आपस में संपर्क में ना जाएं। इसके फलस्वरूप तार एक दूसरे को संपर्क प्राप्त नहीं आते हैं, जिससे लघु पतन नहीं होता है। लघु पतन का मतलब आप समझ गए होंगे, दो तार एक जब संपर्क में आ जाते हैं विद्युतमय और उदासीन, तो वहाँ पे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है। तो यही इसका आंसर हो जाता है।
आइए इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कार्य करते समय रबड़ के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं? काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ देखिए, असावधानी या अन्य कारणवश यदि मिस्त्री विद्युत तार के संपर्क में आ जाए तो उसका शरीर धारा प्रवाह का मार्ग बन जाता है, अगर संपर्क में आ जाए तो, जिससे उसे विद्युत का झटका लगने लगता है, जो काफ़ी खतरनाक है। रबड़ के जूते तथा दस्ताने विद्युत के कुचालक होते हैं जो शरीर को विद्युत के संपर्क को तोड़ देते हैं, जिससे मिस्त्री को विद्युत का झटका नहीं लगता। तो यही कारण है और यही आपको लिखना है। आइए इसके बाद 28 नंबर देखते हैं। विद्युत परिपथों तथा संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। काफ़ी आसान है। पहला हो गया भूसंपर्क तार और दूसरा विद्युत फ्यूज। बस यही लिखना है नाम सिर्फ। तो 29 नंबर आपके बुक में हिंट दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 29 नंबर का हिंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया है। ठीक, आइए इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव हेतु क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ये प्रश्न का आंसर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आइए मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा अतिभारण से बचने के उपाय, ये सारे। आइए इसके बाद इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 काफ़ी आसान है। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? कारण बताना है। फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है? तो क्यों लगाए जाते हैं, सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है, यानी यंत्र है। विद्युत परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ने पर अतिभारण या लघुपतन के कारण से परिपथ में लगी युक्तियाँ जलकर नष्ट हो जाती हैं। अतः इन उपकरण को बचाने हेतु परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। और फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है, तो इसका भी आंसर करते हैं। तो यहाँ देखिए, सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुँचते ही फ्यूज गल जाता है तो उसे कहा जाता है फ्यूज की क्षमता। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।